हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 15 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पेपर 2 की जो पहली न्यूज है इसमें बात हो रही है गौ सत्व कवच के बारे में। तो आप इधर देखो फोटो में, ये आपको गौ सत्व कवच दिखाई दे रहा है। ये कवच को बनाया है राजकोट में स्थित एक श्रीजी गौशाला है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये एक चिप जो है वो बताई जा रही है, ये चिप है और इस चिप को गाय के गोबर से, काऊ डंग से जो है वो तैयार किया गया है, बनाया गया है। क्लेम किया जा रहा है कि इस चिप की मदद से मोबाइल फोन से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको कम करने में ये कवच जो है वो सहायता करेगा। ये चिप जो है वो सहायता करेगी, जिसका नाम है गौ सत्व कवच। तो सिंपल सी चीज, बस ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने पूरे इंडिया के लिए कैंपेन जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम रखा है कामधेनु दीपावली अभियान। तो ये नाम याद रखना थोड़ा सा। इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो पंचगव्य प्रोडक्ट होते हैं और जो गाय का गोबर है उसके उपयोग को प्रमोट करने का ये काम कर रहे हैं। इस दिवाली फेस्टिवल में गाय के गोबर का और पंचगव्य प्रोडक्ट्स का उपयोग हो। ये पंचगव्य प्रोडक्ट कौन से होते हैं, तो पंचगव्य यानी कि दूध, दही, गौमूत्र, गाय का गोबर और ये गाय का घी। तो ये 5 प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसको पंचगव्य कहा जाता है। कभी कभी ये वाले क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में बन सकते हैं कि पंचगव्य न्यूज में था, क्या है ये। तो ये 5 प्रोडक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये काऊ से जो हम लोग को मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है पंचगव्य। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का मेजर एम ये है कि 11 करोड़ फैमिलीज तक 33 करोड़ दिया जो है वो प्रोवाइड कराना। और ये जो दिया बनाए जाएंगे वो गाय के गोबर से बनाए जाएंगे। तो गाय के गोबर से दिए बनाकर 11 करोड़ फैमिलीज को ये दिए प्रोवाइड कराने को लेकर ये अभियान, ये कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, कामधेनु दीपावली अभियान, ठीक है। इस कैंपेन के सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी कंट्री में जो हजारों किसान हैं तो उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में मदद करेगा कैंपेन। क्योंकि किसानों के पास उनकी खुद की गाय है और जब ये गाय गोबर देंगी तो उस गोबर को कलेक्ट करके ये बेच सकेंगे, उससे उनको इनकम जो है वो मिल सकेगी, क्योंकि गोबर से ही ये दिया बनाना है ना। तो ये वाली चीज है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये दिया इस प्रकार का जो होगा या फिर हम लोग जो ये काऊ डंग प्रोडक्ट्स का उपयोग करेंगे तो वो एनवायरमेंट के लिए क्लीनर ऑप्शन है और हेल्दियर ऑप्शन है, राइट। और सेकेंडली जो हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना से जो दिए हम लोग इंपोर्ट कराते हैं तो ये उसका ऑल्टरनेटिव तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा चाइना के दियों का। और जो चाइना से जो दिए आते हैं वो प्लास्टिक वाले भी दिए हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये एनवायरमेंट के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि देखो प्लास्टिक जो है आप उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग गाय के गोबर के बने हुए दिए की अगर बात करें तो वो आसानी से मिट्टी में घुल मिल जाएगा और वो मिट्टी के लिए हेल्दियर ऑप्शन भी होता है, हमारी मिट्टी को अच्छा करता है, मैन्योर का काम करता है गोबर, पता नहीं वाली बात है। तो ये वाली चीज है। बट अगर आप प्लास्टिक को अगर मिट्टी में गड़ाओगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, उल्टा वो मिट्टी को खराब कर देगा। अगर प्लास्टिक को बर्न करोगे, जलाओगे, तो वो एनवायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का प्रेशर हम लोग को एनवायरमेंट में देखने को मिलेगा, राइट। बट ऐसा केस जो है वो हम लोग को ये गाय के गोबर से बने दियों का नहीं देखने को मिलता है। ये जो दिया है ये बेसिकली मिट्टी में घुल मिल जाएंगे और एक मतलब एनवायरमेंट के लिए एक हेल्दी और क्लीनर ऑप्शन के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ये कैंपेन जो है वो मेक इन इंडिया विजन को भी बूस्ट करेगा।
मेक इन इंडिया के तहत हम लोग ने टारगेट किया कि हमारी कंट्री में ही हम लोग मैन्युफैक्चर करें और दिया जो है हमारी कंट्री में ही बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये मेक इन इंडिया विजन को भी जो है वो बूस्ट कर रहा है, राइट। इसके अलावा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की अब बात करें तो 2019 में इसको बनाया गया था। अब देखो पिछले साल ही बनाया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2019 में ये तैयार किया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये आयोग एक हाई पावर्ड परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी, यानी कि एडवाइस देने वाली बॉडी है। ये मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाती है, पॉलिसीज वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जब तैयार करती हैं तो उसमें सहायता करती है ये आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो प्लान और पॉलिसीज होती है वो कंजर्वेशन को लेकर होती है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है हम लोग को गायों को, कैसे उनको संरक्षण प्रोवाइड करानी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर होती है। जेनेटिक अपग्रेडेशन, जो हमारी देसी गाय की जो प्रजातियां हैं तो उनकी जेनेटिक अपग्रेडेशन को लेकर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह तैयार की जाती है, तो उसमें मदद करती है ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो ये जेनेटिक अपग्रेडेशन क्या होता है? तो आप देखिए गाइस, आपको पढ़ना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। मैंने आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है 12 सितंबर 2020 को। 42 मिनट 24 सेकंड पे आप इस वीडियो पे जाएंगे तो आपको ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर लिखना 12 सितंबर और उसके आगे लिखना मेरा नाम कमलाक्ष। तो जो भी सबसे पहले लिस्ट में वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, 12 सितंबर वाला अपना वीडियो। और इस वीडियो के 42 मिनट 24 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है लेक्चर की, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और आपके सामने वो टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का खुल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें इसमें तो ये इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राइट। अच्छा, मैं आपको ये जेनेटिक अपग्रेडेशन की बात कर रहा था, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जेनेटिक अपग्रेडेशन भी किया जाता है देसी प्रजातियों का काउस की, गाय की, राइट। जेनेटिक अपग्रेडेशन मतलब उनको और हेल्दियर बनाने के ऊपर साइंटिफिक तरीकों से जो है वो काम किया जाता है, जैसे कि जो गाय का जो बच्चा या बछड़ा जब निकले, राइट, ऑफस्प्रिंग जब उनका इस धरती पर आए, तब उस समय वो जो ऑफस्प्रिंग हो वो और भी ज्यादा बेटर हो, हेल्दियर हो, राइट, जो कि और भी ज्यादा मात्रा में जो है वो उसमें क्षमता हो दूध निकालने की, दुधारी हो, राइट, वेरियस डिजीज वगैरह उसको ना हो। तो ये सब चीजें जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर ये पूरी चीजें होती हैं। तो ये गायों के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि गाय जो है वो और भी हेल्दियर नजर आए, देखने को मिले, स्पेशली हमारी इंडिजीनियस काउस, देसी गाय, राइट। अच्छा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के काम की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है तो उनको रिव्यू करती है, ये सजेस्ट करती है कुछ तौर तरीके कि कैसे इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन काउ वेल्थ का जो है वो बढ़ाना है, राइट, यानी कि जो गाय हैं तो मतलब किस प्रकार से उनका ऐसा उपयोग करें कि फार्मर्स वगैरह जो है वो इनकम और बेटर तरीके से और अच्छे से जो है वो जनरेट कर पाए, राइट। इसके अलावा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि रिव्यू करती है ये सब चीजें, इन सब एरियाज के अंदर देखती है और फिर उससे रिलेटेड सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सजेशन ऑफर करती है। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने को लेकर इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डेयरी फार्मर्स जी सकें, तो इस पर भी ये काम करती है, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसके अलावा ये एडवाइस देती है और गाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी मैटर्स से रिलेटेड, जैसे कि गाय के कंजर्वेशन को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वेलफेयर को लेकर। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो भी सरकारों के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये दोनों को ही अपनी एडवाइस प्रोवाइड करती है और गाइडेंस वगैरह देती है, समय समय पर कुछ रिकमेंडेशन दे देती है कि ऐसा करो तो और बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इस सेक्टर में होगी, यानी कि काउस की अगर हम लोग बात करें तो। अच्छा, इसके अलावा मतलब स्कीम्स वगैरह ये प्रमोट करती है कि जिससे कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो यूज करें हमारे किसान, क्योंकि देखो अब काऊ डंग जो है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हमारे किसान काऊ डंग का उपयोग करेंगे मैन्योर के तौर पर तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इस पर भी ये इंकरेज करती है, इसको भी ये प्रमोट करती है। प्रोविजन वगैरह बनाती है कि जितनी भी एबंडेंट काउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, एबंडेंट काउस यानी कि जैसे कुछ कुछ गाय होती है उनको कोई डिजीज हो जाती है, राइट, तो फिर वो उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनमें नहीं देखने को मिलती। सेकेंडली कुछ कुछ गाय जो होती हैं उनका दूध आना बंद हो जाता है, यानी कि दुधारू जो है वो तो गाय नहीं होती है, राइट। तो ऐसी केसेस में इन गाय जो होती है, ऐसी जो गाय हैं जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, तो इनका क्या करना है, तो उसको लेकर जो है ये वेरियस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाती है कि इनको कहां पर किस प्रकार से संरक्षण देना है,
राइट। जैसे कि आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन में देखेंगे तो वहां पर भी मेंशन है कि काफी सारे गौशालास वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर ये एबंडेंट काउस भी जो है वो रखी जाती हैं, उनकी भी देखभाल की जाती है वहां पर, राइट। इसके अलावा यही चीजें गौशालास, गौसाधन या पिंजरा पोल, राइट। तो इन सब के थ्रू जो है ये जो भी इश्यूज चल रहे हैं गायों से रिलेटेड, तो वो इश्यूज जो है वो सॉल्व करने का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, प्रोविजंस वगैरह तैयार करती है कि जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं सेक्टर के अंदर, जहां पर गाय की देखभाल से रिलेटेड हो या गाय की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो ऐसी चीजों में वेरियस प्रोविजंस भी इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये डेवलप करती है पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स को, यानी कि जहां पर गाय वगैरह जो है वो चर सके, तो गाय के चरने वाली जो जगह होती है ना, तो उस पर भी ये काम करती है कि ये एक एरिया अलॉट किया जाए जहां पर ग्रेजिंग वगैरह हो सके। इवन ये प्राइवेट कंपनीज के साथ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक क्रिएट कर लेती है कि जिसके चलते गाय जो है उनको एक अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो मिल सके या ग्रेजिंग लैंड जो है वो मिल सके, राइट। जैसे कि वो ग्रेज कर पाए, खा पाए, राइट। तो ये वाली चीजें, इसके बारे में बस जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, और स्पेशली ये जरूर देख लेना यार, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से 270 मिलियन यूएस डॉलर का लोन ले रही है। इसके ये जो लोन है वो किस चीज में उपयोग में लिया जाएगा, तो मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी सिटीज, स्मॉल सिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर अर्बन सर्विस को इंप्रूव करने को लेकर ये लोन का उपयोग किया जाएगा। देखो इस बैंक के नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है, नाम देखो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक ऐसा बैंक है जो कि एशिया के अंदर डेवलपमेंट बिल्डिंग के ऊपर काम करता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर काम करता है कि डेवलपमेंट जो है वो एशिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। पॉवर्टी, गरीबी से लड़ने के लिए इसका काम होता है एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर फोकस करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल यानी कि एशिया रीजन का, और डेवलपमेंट बैंक यानी कि उस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर ये फोकस करता है कि उस क्षेत्र के अंदर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वेरियस चीजों का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो उस क्षेत्र में, तो इस पर ये काम करता है। 1966 में ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हम लोग को देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर है। और इसके कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, तो सिंपल बस याद रखना कि जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं ये इसके मेंबर हो सकती हैं। साथ ही साथ इसकी जो मेंबर है वो UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के मेंबर भी इसके मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इस बैंक के, राइट। और साथ ही साथ UNESCAP को ECAFE के नाम से जाना जाता था, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट के नाम से जाना जाता था। तो इनके यानी कि ये जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रही है ना ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इस बैंक के मेंबर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और अभी एट प्रेजेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर हैं, और ये 49 जो मेंबर है वो एशिया के अंदर के ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वोटिंग राइट्स की बात करें तो यहां पर बिल्कुल जैसा वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना, कि वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर्स होते हैं तो किस मेंबर के पास कितनी वोटिंग होगी, तो जो वोटिंग का जो क्राइटेरिया है कि कितना वोटिंग का वेटेज होगा, तो वो वैसा ही सेम क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक के अंदर होता है वैसे ही यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी है। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कैसा है, तो देखो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर सिंपल सी चीज ये है कि जो भी पैसा, जो भी इंडिविजुअल वर्ल्ड बैंक के अंदर ज्यादा पैसा जो है वो डालेंगे, राइट, तो यानी कि अपना सब्सक्रिप्शन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, रखेंगे वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो उनको ज्यादा वोटिंग राइट जो है वो दी जाती है। जैसे कि मान के चलो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि 4 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब एक व्यक्ति जो है उसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दूसरा व्यक्ति उसके पास 20 करोड़, तीसरा 30 करोड़, चौथा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके पास है ना, या फिर 100 करोड़ जिसके पास रखे हुए हैं, तो वो व्यक्ति जो होगा उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, यानी कि उसकी बात का जो होगा वेटेज ज्यादा होगा, उसके डिसीजन का वेटेज ज्यादा होगा, उसके वोट का वेटेज ज्यादा होगा, राइट। तो ऐसी चीज होती है। तो सेम वही चीज एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं उनका जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन जितना है उसके हिसाब से उनकी वोटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जिसने ज्यादा पैसा डाला उसका उतना ही दबदबा जो होता है उस बैंक के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर होता है, राइट। और 31 दिसंबर 2019 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, जापान, यूएसए टॉप 2, उसके बाद चाइना, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 टोटल 5 जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है टॉप 5, जिनका सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा शेयर जो है वो
एशियन डेवलपमेंट बैंक में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, आगे की बात करें, इसके रोल्स एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसका मेन फोकस ये है कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में गरीबी को खत्म करना, रिड्यूस करना, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आना और रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर इसका मेन फोकस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो कुल मिलाकर जो एशिया और पैसिफिक के जो क्षेत्र हैं वहां पर डेवलपमेंट हो, अलग अलग चीजों में गरीबी जो है वो दूर हो, इस पर मेनली ये फोकस करती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसीलिए तो इसने जो छोटी सिटीज है मध्य प्रदेश के अंदर, इससे भी रिलेट करो आप, ये जो लोन दिया है वो किस लिए दिया है कि छोटी सिटीज जो हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है वहां पर अर्बन सर्विसेज जो है वो इंप्रूव हो, यानी कि वहां पर वेरियस सर्विसेज के इंप्रूवमेंट को लेकर इसने लोन दिया। तो ये जब लोन ऑफर करती है किसी कंट्री को, तो ये उसी चीज के लिए लोन देती है जिससे कि वो जो डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ आए, गरीबी दूर हो, राइट। तो इस पर इसका मेन फोकस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये वाली चीज आप जरूर याद रखना, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, ग्रांट दे देती है, लोन दे देती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इन सब एरियाज में ये इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस करती है, राइट। हेल्प करती है कंट्री को कि कंट्री क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से जो है वो प्रिपेयर हो अपने आप, यानी कि मतलब वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिससे कि कहीं पर भी किसी प्रकार का डिजास्टर होता है तो उससे उतना भारी जो है वो नुकसान ना हो, राइट। तो इस पर मेनली इसका फोकस होता है कि वो कंट्री जो है वो मतलब वहां पर अच्छी खासी डेवलपमेंट, अच्छी खासा ग्रोथ जो है वो कंट्री के अंदर हो सके, राइट। तो ये चीज है, तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। ईरान न्यूक्लियर डील की बात करें तो ईरान न्यूक्लियर डील का समर्थन किया है चाइना ने, राइट। और क्योंकि देखो अभी आपको ऑलरेडी बताया गाइस कि ईरान ने बैक ऑफ कर दिया है ईरान न्यूक्लियर डील से। ईरान ने कह दिया है कि अब वो यूरेनियम इनरिच करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम जो है वो बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा उसका, राइट। तो ये जो पूरी इशू जो था ये अपन ने ऑलरेडी पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ईरान न्यूक्लियर डील 2015 का जो टॉपिक है आपको 13 सितंबर 2020 वाले वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के 28 मिनट 1 सेकंड पे मैंने आपको ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लेना। इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर करने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर कि कोई भी कंट्री ईरान से किसी भी प्रकार का माल जो है वो परचेज नहीं कर सकती, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकती ईरान के साथ किसी भी तरीके का, राइट। तो इसी चीज को लेते हुए, यानी कि इसी चीज को आधार बनाते हुए ईरान ने जो है वो ईरान हट गया है इस ईरान न्यूक्लियर डील से। और ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर ईरान के ऊपर जो है लिमिटेशन लगाई गई थी कि ईरान जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यूरेनियम नहीं बना सकता है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में अभी चाइना ने समर्थन किया है ईरान न्यूक्लियर डील का, कहा है कि वेस्ट एशिया फोरम जो है वो तैयार करना चाहिए। और ये फोरम जो है वो क्या करेगा कि आपस में कंट्रीज के बीच में जो है वो बातचीत करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, राइट। और जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हम लोग को वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी इशू ही है ना, क्योंकि अगर ईरान यूरेनियम बना रही है और यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं आपको पता है, तो ईरान का डायरेक्शन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्रिएट करने की तरफ बताया जा रहा है। और ईरान और यूएसए की इश्यूज आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और कई बार हम लोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर भी इसने जो है वो शिप वगैरह जो है वो अपनी लगा दी थी और बहुत नौटंकी वगैरह हुई थी, आपको पता होगा कुछ महीने पहले की बात है, जब यूएसए ने इसके ऊपर स्पाई ड्रोन जो है वो इसके ऊपर रख दिया था, इस कंट्री के ऊपर ले आया था ये अपना स्पाई ड्रोन। बट हालांकि ईरान ने यूएसए के स्पाई ड्रोन को जो है वो एक मिसाइल से शूट कर दिया था, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये है एक टॉपिक ईरान न्यूक्लियर डील का, ये आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। दिल्ली और माले के बीच में अभी 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर बेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है इंडिया जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है, फंडिंग ऑफर कर रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर। इंडिया जो है वो फंडिंग ऑफर कर रही है, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। अच्छा, माले जो है वो किसकी कैपिटल है, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका आंसर लिखकर बताओ, इसके बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एंड लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो 17 अगस्त के वीडियो के अंदर 30 मिनट 18 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट का, तो आप ये देख लीजिएगा। आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक जो है वो नजर आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। एंड पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बात हो रही है एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के बारे में। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप 9 अक्टूबर 2020 के इस वीडियो पे जाएं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंने 1 मिनट 32 सेकंड पे आपको पढ़ाया हुआ है, पहले आप जाकर इसको पढ़ लें अगर आपने ये टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे एफएटीएफ के बारे में, तब जाकर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो जल्दी जाके पढ़ लो पहले फटाफट, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करना।
तो देखो, आपने पढ़ लिया होगा एफएटीएफ को, तो आपको पता होगा कि अभी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, राइट। और इस महीने के एंड में एफएटीएफ फाइनल डिसीजन दे देगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगी या उसको एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डाल देगा या डार्क ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाएगा या ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा। तो ये सब चीजें किन के ऊपर बेस्ड होने वाली हैं? तो क्या हुआ था कि जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था तो पाकिस्तान के सामने इसने कुछ गाइडलाइंस, प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो प्रस्तुत कर दिए थे। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कहा था कि ये फलाना गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। इन गाइडलाइंस के अंदर ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो कंट्री जो है जो इस गाइडलाइन को फॉलो करेगी कि वो कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उस कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार की टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, उस कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के परचेज करने की फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। तो ये पूरी चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है एफएटीएफ के द्वारा एक कंट्री को, जिस भी कंट्री को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रखता है या डार्क ग्रे लिस्ट में रखता है। तो इसमें गाइडलाइंस में पूरी चीजें लिखी होती है, तो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं एफएटीएफ के द्वारा कि ये फलाना चीजें एक कंट्री को फॉलो करनी होती है। अब ये कंट्री जैसे कि पाकिस्तान ये लिस्ट में अगर पूरी चीज अगर फॉलो कर लेती है, यानी कि ये लिस्ट जो है एफएटीएफ की उसको पूरा फॉलो कर लेती है, राइट, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बट अभी जो चीज सामने आ रही है वो ऐसी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पहली फॉलोअप रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा रिलीज की गई है। तो इस रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है एफएटीएफ का, तो इसने मेंशन किया है कि पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी है, राइट, जिस रिपोर्ट के अंदर इसने मेंशन किया है कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के रिकमेंडेशन को फॉलो कर लिया है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। यानी कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि परफेक्टली पता नहीं लग पा रहा है कि पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटी में इसमें जो कहा गया था इसको कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को लागू करना है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो है वो नियमों को बनाना है, राइट। तो ये सब चीजें जब इसने प्रस्तुत करेगी, इसने ये कुछ नियम वगैरह बना लिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो एफएटीएफ की गाइडलाइंस से रिलेटेड नहीं थी, राइट। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि पार्शियली ही एफएटीएफ की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, यानी कि कुछ चीजें एफएटीएफ की जो है वो फॉलो हो रही हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें जो है वो एफएटीएफ के रिकमेंडेड जो गाइडलाइंस है उसको यहां पर पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया है। तो इसको देखते हुए जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एफएटीएफ का, इसने पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट क्या है गाइस? तो देखो, अब पाकिस्तान ने जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया है ना कि इसने जो है वो पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, तो अब पाकिस्तान को जो है वो अगले साल के अंदर 4 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, 4 अलग अलग रिपोर्ट। इन 4 रिपोर्ट में जो है वो पाकिस्तान बताएगा, सुनिश्चित करेगा और सेटिस्फाई करेगा एफएटीएफ को कि पाकिस्तान जो है इसके द्वारा नियम जो है वो बनाए गए हैं पाकिस्तान ने एंटी टेरर फाइनेंसिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के। तो इन 4 रिपोर्ट से अगर सेटिस्फाई होते हैं यानी कि एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप, तब फिर पाकिस्तान जो है उसको रेगुलर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, रेगुलर फॉलोअप लिस्ट में। और रेगुलर फॉलोअप लिस्ट जो होती है इसमें सिंपल एक कंट्री को जो है वो हर साल रिपोर्ट, हर दूसरे साल बाइनियल रिपोर्ट होती है, तो हर दूसरे साल एक कंट्री को जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें उसको सुनिश्चित करना होता है कि उसकी कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार की एंटी टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही है। क्लियर है यहां तक बातें? तो यही है पूरी ओवरऑल चीज इसके अंदर, जिसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो ये बेसिकली रिव्यू सिस्टम होता है एक, यानी कि अब पाकिस्तान ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, तो इस पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के अंदर इसने कौन से नियमों को फॉलो किया है एफएटीएफ के, तो ये चीज देखी जाती है एग्जैक्टली, राइट। तो उसके बाद जो है फिर ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में मतलब एनालिसिस होता है पूरा कि क्या वाकई में पाकिस्तान ने एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो किया कि नहीं किया। तो इसकी जो रिपोर्ट अभी सामने आई है एपीजी की, एशिया पैसिफिक ग्रुप की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, तो इसने क्लियर कर दिया कि सफिशिएंट डेटा जो है वो नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि सेटिस्फैक्शन मिल सके कि पाकिस्तान के अंदर एंटी टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, सॉरी एंटी टेरर फाइनेंसिंग के कानून जो है वो लागू हो गए हैं, टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून लागू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसकी खरीदी वगैरह नहीं हो रही, यानी कि उसके ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं हो रहे हैं इस प्रकार के। तो इस पर इसका मेन फोकस होता है, इस रिपोर्ट के थ्रू ये सब चीजें पता लग जाती हैं। और एक बार जब कंट्री ऐसी ये रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर देती है, तो एपीजी के मेंबर उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद फाइनल डिसीजन देते हैं, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन जो था वो आपको मिल ही गया है कि अभी पाकिस्तान को जो है वो कौन सी लिस्ट में रखना है, एनहांस फॉलोअप लिस्ट के अंदर रखना है।
अब एनहांस फॉलोअप लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को जो है वो 4 रिपोर्ट, जो मैं भी आपको बता रहा था, 4 रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी ये सेटिस्फाई करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज अब नहीं हो रही हैं। और जो भी कंट्री रेगुलर फॉलोअप लिस्ट में होती है उसको हर 2 साल में एक बार जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, तो वो वही चीज पूरी थ्योरी में है ये, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एशिया पैसिफिक ग्रुप की चर्चा करें तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, तो एफएटीएफ की स्टाइल का ही ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। तो एफएटीएफ के काम आपको पता है कि एफएटीएफ क्या काम करती है। तो ये जो बॉडी है एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो ये एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में देखती है कि कहीं इंटरनेशनल जो फाइनेंस सिस्टम है उसका कहीं इलीगल उपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कहीं हवाला सिस्टम के थ्रू पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं पे टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही। तो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ही सिर्फ, यानी कि इसका जो लिमिटेशन होता है पूरा काम करने का, तो वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ही होता है। तो ये चीज आप लोग को बस पता होनी चाहिए। और इसके मेंबर जो होते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन होता है, खरीदी जो उसकी होती है, तो उसकी फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। तो ये वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं इसके मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुप के। राइट, एशिया पैसिफिक ग्रुप का फाउंडेशन 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। आज की डेट में इसके 41 मेंबर हैं। इसमें आपको ऑब्जर्वर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब एक रिपोर्ट आई है, इसको देखेंगे। रिपोर्ट का नाम है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 टू 2019। तो पिछले 20 सालों में जो डिजास्टर के कारण जो ह्यूमन कॉस्ट जो हम लोग को देखने को मिली है, यानी कि जो भी डिजास्टर हुए हैं पिछले 20 सालों में, तो उसमें ह्यूमन की लागत जो है वो कहां कहां पर लगी है। जैसे कि ह्यूमन की जान चली गई तो वो भी एक कॉस्ट है, ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट है ना। पैसा जो है वो बर्बाद हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुए डिजास्टर के कारण। तो वो सब चीजें इस रिपोर्ट में पता लगेंगी। तो ये रिपोर्ट रिलीज करी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा। क्लाइमेट चेंज को ब्लेम किया जा रहा है। जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति आज की डेट में हम लोग को देखने को मिली है, बताया जा रहा है कि इसके कारण नेचुरल डिजास्टर डबल हो गए हैं पिछले 20 सालों में। 7,348 मेजर डिजास्टर 2000 से 2019 के बीच में देखने को मिले हैं। 4.2 बिलियन लोग जो है वो इससे अफेक्ट हुए हैं और पूरे दुनिया भर में कुछ नहीं तो इकोनॉमी जो है वो 2.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो घाटे में देखने को मिली है डिजास्टर के कारण। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और आपको ऑलरेडी बताया गया, जैसे अगर आप रिलेट करो न्यूज से, करंट अफेयर से, तो पिछले साल कितने सारे साइक्लोन्स आए थे। साइक्लोन के कारण कितने सारे लोगों का घर वर जो है वो बर्बाद हो गया था, टूट टाट गया था, लोगों की जान भी चली गई थी। इसके अलावा जैसे कि सूखे के कारण, ड्रॉट के कारण जो है वो लोगों की जान चली जाती है। फ्लड के कारण बाढ़ कितनी सारी जगह देखने को मिली अपन को। कर्नाटका हो गया, बिहार की बात करें, उत्तराखंड में जो वो हम लोग को इंसिडेंस देखने को मिला था कुछ साल पहले, तो वो भी नेचुरल डिजास्टर का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिला था, है ना। और ये सब चीजें हुई किस कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण हुई। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, इवन बिजली गिरने के कारण भी लोगों की मौत हुई, लाइटनिंग के कारण लोगों की मौत के इंसिडेंट्स, जिसकी रिपोर्ट अपन ने पहले भी डिस्कस करी थी। हमने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं ये सूखे के कारण, यानी कि मतलब सूखे एरिया जो होता है ना, ड्रॉट वाला जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है वो टेम्परेचर लेवल जब इंक्रीज हुआ तो उसके कारण उनकी जो है वो मौत हो गई, राइट, हाई टेम्परेचर के कारण। तो ये जब कुछ चीजें हैं तो ये सब नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आ जाती हैं और इसके कारण जो है वो काफी सारे लोगों की मौत हुई, लोगों का पूरे दुनिया भर में पैसा जो है वो बर्बाद हुआ, इकोनॉमी का लॉस हम लोग को देखने को मिला, है ना। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करेंगे, जिसने ये रिपोर्ट जारी करी थी। तो ये क्रिएट हुई थी बॉडी 1999 में। ये बॉडी जो थी वो सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, इस बॉडी की जो है वो सक्सेसर थी, राइट, यानी कि सक्सेसर है, यानी कि इससे पहले जो बॉडी हुआ करती थी वो ये वाली हुआ करती थी, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो उसके बाद फिर ये वाली बॉडी आई, UNISDR, और ये स्टैब्लिश हुई है ये इंश्योर करने के लिए कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजी डिजास्टर रिडक्शन की जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि डिजास्टर को खत्म करने के लिए, आपदा वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो इस पर ये मेनली फोकस करती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली जापान के अंदर 2015 में ये तीसरा जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ था, तो उस समय इस सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था। तो इस सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि वो चीजें जो है वो फॉलो करनी है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का इसका काम होता है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है
उसको फॉलोअप और रिव्यू करने का भी इसका काम होता है कि कंट्रीज के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर जो मतलब मेंशन है जो स्टैंडर्ड्स मेजर्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंट्री अपनी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बना रही है कि नहीं बना रही डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो ये पूरी चीज जो है ये देखती है, राइट। इसके अलावा इसका जो विजन होता है वो इस पर 4 प्रायोरिटीज हम लोग को इसके विजन में देखने को मिलती है। एक तो है कि डिजास्टर रिस्क जो है उसको समझना, जो आपदा जोखिम होती है ना, तो उसको समझना कि कितना डिजास्टर जो है वो कितना रिस्की हो सकता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाकर तो आगे नियम वगैरह बना पाएंगे, तब जाकर तो आगे अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे जैसे कि डिजास्टर जो है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। इसके अलावा स्ट्रेंथन करती है ये, मजबूत बनाती है कि गवर्नेंस जो होना चाहिए डिजास्टर रिस्क का वो बेहतर होना चाहिए, राइट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। तो ये पूरी ओवरऑल जो चीज है वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर से लड़ने के लिए पहले से ही एडवांस में पूरी चीजें जो है वो तैयार हो। तो इस पर ये मेनली फोकस करती है। इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करने हैं जो कि मतलब डिजास्टर रेजिलियंट हो, डिजास्टर झेल जाए, है ना। तो इस पर फोकस होता है। ये बढ़ावा देती है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। तो ये वाला जो गवर्नेंस का और ये वाला जो पॉइंट है ये मोर और लेस सिमिलर ही हम लोग को देखने को मिलता है कि डिजास्टर अगर होने वाला है तो उससे रिलेटेड पूरी तैयारी जो है वो करके रखी जाए, उसको ये बढ़ावा देती है। रिकवरी, कई बार डिजास्टर हो जाता है तो जल्द से जल्द रिकवर कैसे करें, इस पर मेनली फोकस होता है। रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इस पर फोकस होता है कि जो भी तहस महस हो गई है उसको दोबारा से हम लोग को सही करना है, राइट। तो ये वाली चीज है। सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करें तो देखो मैंने आपको बता दिया था ये फ्रेमवर्क जो था ये हम लोग को 2015 में देखने को मिला था, अडॉप्ट हुआ था तीसरे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर ये अडॉप्ट किया गया था। और ये सेंडाई बेसिकली हम लोग को जापान के अंदर देखने को मिलती है, तो इसी के यहाँ पर इसी जगह पर सेंडाई पर ही ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसलिए इस फ्रेमवर्क का नाम जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो यहां पर आपसे मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरफ लिखा रहेगा फ्रेमवर्क जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क लिखा है, दूसरी तरफ अगर डिजास्टर रिस्क लिखा होगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो उस पर आप मैच कर लेंगे क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और पहला मेजर एग्रीमेंट ये हम लोग को देखने को मिला था पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के बाद। इसमें 7 टारगेट है, 4 प्रायोरिटीज है, 4 प्रायोरिटीज के बारे में अपन ने भी चर्चा करी थी, राइट। इसमें बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसने भी सहमति दी हुई है, यानी कि इसने भी सपोर्ट किया हुआ है 2015 थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बाद इसको सेंडाई फ्रेमवर्क को, राइट। इसके अलावा ये फ्रेमवर्क जो है ये किसका सक्सेसर है, इससे पहले हुआ करती थी 2005 से 2015 तक का एक प्लान था जिसको हम लोग ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 टू 2015, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जो अभी आज की डेट में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना डिजास्टर रिस्क से लड़ने के लिए ये हम लोग को फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। इससे पहले जो फ्रेमवर्क था वो ये वाला था, राइट, ये फॉलो किया जाता था, जो कि ये पूरा टोटल हम लोग को 15 साल का प्लान देखने को मिलता है। तो हर 15 साल में इस प्रकार के फ्रेमवर्क जो है वो आते हैं जिससे कि हर 15 साल की स्ट्रेटेजी जो है वो एडवांस में क्लियर रहे कि आने वाले 15 सालों में कंट्रीज को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें किस किस चीजों पर काम करना है, राइट। तो उसको लेकर ये फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, डायरेक्टली। आगे की बात करें, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये मॉडलिंग फोरम है, किसका मॉडलिंग फोरम है, एनर्जी का। अब देखो मॉडल क्या होता है, मॉडल यानी कि हम लोग पहले मॉडल को तैयार करते हैं और उस मॉडल के थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो मॉडल बेसिकली बेस होता है, राइट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो ये क्या है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, यानी कि जो एनर्जी पर जो हम लोग काम कर रहे हैं ना आज की डेट में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है आने वाले समय में किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज होंगी, तो उसका स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर ये ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो या मॉडल आप कह सकते हो कि मॉडल जो है वो तैयार करने को लेकर ये फोरम है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वेरियस एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनका काम क्या होगा, इनका काम यह होगा कि आपस में मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार करें जो कि बेस्ट हो और सबके साथ सलाह मशवरा करते हुए। तो ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। आप पूरी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। देखो नीति आयोग ने अनाउंस किया है गवर्निंग स्ट्रक्चर, किसका, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का। गवर्निंग स्ट्रक्चर यानी कि किस प्रकार से ये जो फोरम है उसको गवर्न किया जाएगा, राइट, किस प्रकार से इस फोरम जो है उसका शासन किया जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इस फोरम का कैसा होगा, तो वो चीज है। और गवर्निंग स्ट्रक्चर इस फोरम का जो है गाइस, इसमें इंटर मिनिस्टेरियल ये स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि वेरियस मिनिस्ट्रीज के
मिनिस्टर्स यहां पर आपको मौजूद नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। इसकी जो कमेटी होगी उसमें नीति आयोग जो है वो कमेटी को बुलाएगी और इस कमेटी को हेड करेंगे सीईओ नीति आयोग के। इस कमेटी में सीनियर ऑफिशियल्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, पावर के, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सबके सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद होंगे। मिनिस्टर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरीज वगैरह यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस कमेटी के अंदर। ये कमेटी क्या करेगी? रिव्यू करेगी और स्टडी करेगी मॉडलिंग एक्टिविटीज को और डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगी कि किस क्षेत्र में रिसर्च जो है वो करनी है, नए क्षेत्रों में, राइट। तो पहले तो जो मॉडल बनेगा, सलाह मशवरा करके जो भी मॉडल तैयार किया जाएगा, तो उस मॉडल पर और डिटेल में एनालिसिस और डिटेल में स्टडी जो है इस कमेटी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और कमेटी स्टडी करने के बाद रिव्यू करेगी मॉडल को। रिव्यू करने के बाद ये रिकमेंड भी करेगी कि किस क्षेत्र में, किस नए नए एरियाज में जो है वो और किस प्रकार से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि और बेहतर जो है वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि आज की रेट में मेन फोकस हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही कर रहे हैं ना। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये कमेटी जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगी पॉलिसीज इश्यूज को, जिसको लिया जा सकेगा स्टडी के लिए, यानी कि जो भी मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले मुद्दे, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि वेरियस मुद्दे हैं, अब वेरियस मुद्दों में किसको सबसे पहले जो है वो देखना है जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो, हमारी एनर्जी सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो, तो उसको शॉर्टलिस्ट करने का काम इस स्टीयरिंग कमेटी का होगा। एक बार वो चीज शॉर्टलिस्ट होगी और उसके बाद फिर स्टडी कंडक्ट की जाएगी, रिसर्च कंडक्ट की जाएगी उस फलाना मुद्दे के ऊपर। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की अब बात करें हम लोग, तो ये तो गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात कर ली अपन ने इस मॉडलिंग फोरम के, तो ये जॉइंटली लॉन्च की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी और नीति आयोग के द्वारा। याद रखना ये वाली चीज, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है कि किसकी ये मतलब ये इनिशिएटिव जो है वो किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का और इंडिया का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है और ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर आता है। इसके अंदर आपको नॉलेज पार्टनर्स देखने को मिल जाएंगे, डेटा एजेंसीज बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, कंसर्न गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इस फोरम का मेन एम यही है, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मेजर जो भी हम लोग को एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उस पर चर्चाएं होती हैं, स्टडी होती है, एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं और एक मॉडल क्रिएट किया जाता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से एनर्जी सेक्टर पर काम किया जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म में। ये कॉपरेशन इंप्रूव होता है मॉडलिंग टीम्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, नॉलेज पार्टनर्स, फंडर्स के बीच में, आइडियाज वगैरह एक्सचेंज होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इंश्योर किया जाता है कि हाई क्वालिटी स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाए मॉडल के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आइडेंटिफाई किया जाए कि कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में कमियां हैं, अलग अलग लेवल में, अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें वहां पर एनर्जी के अंदर, राइट, अलग अलग एरियाज में। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाता है। एनर्जी मॉडलिंग होती क्या है, तो मैंने भी आपको बताया कि गाइस ये मॉडल्स होते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स, ये एनर्जी सिस्टम के हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये मॉडल जो होते हैं गाइस वो एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो पूरा ओवरऑल जो एनर्जी सिस्टम है वो किस प्रकार से होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में एक मॉडल तैयार होता है और पूरी एनालिसिस की जाती है कि अगर हम लोग एक एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं तो उस पर एनवायरमेंट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस जो है उस पर कितना इंपैक्ट होने वाला है। तो ये पूरी चीजें इसके अंदर शामिल हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इस पर टारगेट किया जाता है। फाइनेंशियल कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब तैयार होता है तो उसका एक मॉडल बनता है। तो यहां पर वही पूरी चीज जो है वो स्टार्टिंग में ही कंप्यूटराइज जो है वो एनालिसिस उसकी होती है और उसके बाद उस पर वेरियस डिस्कशन होते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट जब इंप्लीमेंटेशन की स्थिति पे आएगा तब इस प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली में कैसा होने वाला है, इस पर कितना खर्चा होने वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम कैसी होगी, यानी कि जब हम लोग एनर्जी जो जनरेट करेंगे तो क्या वो वाकई में जो हम लोग सोच रहे हैं उतना वो आउटपुट निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, उसकी लागत कितनी होने वाली, कहीं लॉस तो नहीं होगा। तो पूरी ओवरऑल A to Z चीज है इसमें। इसके अलावा एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये यूएसए में एस्टैब्लिश हुई थी 1976 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये कनेक्ट करती है एक्सपर्ट और डिसीजन मेकर्स को, यानी कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं और डिसीजन मेकर्स होते हैं गवर्नमेंट की फील्ड के, इंडस्ट्री के, यूनिवर्सिटी के और भी दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो सेम चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वेरियस एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आकर डिस्कस करते हैं किन मुद्दों के ऊपर, जो भी इश्यूज जो इंपॉर्टेंट हम लोग को एनर्जी और एनवायरमेंट से रिलेटेड नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उस पर डिस्कशन होता है, राइट। और फिर एक मॉडल जो है वो तैयार किया जाता है फ्यूचर एनर्जी जनरेशन पर्पस के लिए। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इस न्यूज में बात हो रही है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस से सम्मानित किया गया है
और किस चीज के लिए किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाए हैं और एक नया ऑक्शन फॉर्मेट जो है इनके द्वारा इन्वेंट किया गया है, राइट, आविष्कार किया है इन्होंने नए ऑक्शन फॉर्मेट का। ऑक्शन क्या होता है आपको पता है ना, ऑक्शन यानी कि नीलामी, नीलामी होती है, जैसे कि सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नीलामी होती है, ऑक्शनिंग होती है, राइट, उनके ठेके खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जो रॉबर्ट विल्सन की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बताया कि क्या वजह होती है कि एक रैशनल बिडर हमेशा उसका जो बेस्ट एस्टिमेट होता है उससे नीचे ही अपनी बोली लगाता है, एक कॉमन वैल्यू की, राइट। और क्योंकि ये लोग जो हैं वो विनर कर्ज से भी काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और ये कई बार जो है वो अपनी बोली इतनी हाई लगा देते हैं कि वो जितने का वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उससे कई ज्यादा महंगे प्राइस में वो उस चीज को खरीदते हैं। ये क्या है मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। जैसे कि आपको एक सरकारी प्रोजेक्ट को खरीदना है, ठीक है, ये सरकारी प्रोजेक्ट जो है इसका ठेका आपको मिल रहा है, मान लेता हूं मैं 200 करोड़ रुपए में, ठीक है। आप इसका ठेका जो है वो खरीदने वाले 200 करोड़ में। अब यहां पर ऑब्वियस ही बात है कि इकलौते तो आप नहीं हो खरीदने वाले, बहुत सारे होंगे ऐसे जिनको ये खरीदना होगा। तो आप यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर बोली लग रही है, ऑक्शनिंग हो रही है, आपको खरीदना है इस चीज को 200 करोड़ में। अब आपको पता है कि इसकी जो कीमत है यानी कि ये जो ठेका है ये आपके लिए 200 करोड़ में अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है और आपको एस्टिमेटेड पता है कि यार ये 200 करोड़ में ये मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल, और आपको इसकी एक्चुअल कॉस्ट पता होती है। जैसे कि हम लोग नहीं आते मार्केट वगैरह में, जैसे कपड़े खरीदने चले गए मार्केट में, ठीक है, मतलब लोकल स्टोर की मैं बात कर रहा हूं, ब्रांडेड स्टोर की नहीं, ब्रांडेड स्टोर में तो ऑलरेडी लिखा रहता है एमआरपी और उतने में बेचते हैं वो लोग, बट जो लोकल स्टोर होते हैं ना जहां पर नॉर्मल कपड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं बिना ब्रांड वाले, है ना, तो वहां पर वो कोई पर्ची वगैरह होती नहीं है, पर्ची लिखी भी रहती है तो उसमें वो तो आपको पता है कि वो बार्गेनिंग हो ही जाती है। जैसे कि दिल्ली के पालिका बाजार में चले जाओ तो आप उठाओगे जैकेट, आपको पता है कि ये जैकेट की कीमत 500 रुपए, बट सामने वाला 5000 बताता है, राइट, जैकेट की कीमत को, तो आपको पता नहीं कि आपको 500 रुपए में इस जैकेट को खरीदना है, उससे ज्यादा आप दे रहे हो तो थोड़ा सा लॉस में आप जा सकते हो। तो इसको ऐसे लोकल तरीके से आप समझो कि एक इंडिविजुअल है उसको पता होता है कि इस जैकेट की कीमत जो है वो कितने की है, अंदाजा लग जाता है, एस्टिमेशन लग जाता है, बट वो बोली कहां से शुरू करता है या करती हैं, वो थोड़ा सा उससे पीछे से। जैसे कि आपको पता है कि हाँ यार 500 में आप लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, या फिर इस प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट को खरीदने वाले हो 200 करोड़ में, आपको पता है कि यार ये प्रोजेक्ट की एक्चुअल जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 200 करोड़ होनी चाहिए, राइट, बट ये प्रोजेक्ट की बोली शुरू होती है क्योंकि बोली के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं ना। अब ये बोली जो शुरू हो रही है वो मैं मान लेता हूं 120 करोड़ से शुरू हो रही है। आप मुझे अब नीचे फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू 200 करोड़ है, ठीक है, बोली शुरू हुई है 120 करोड़ से, आप कितनी बोली लगाएंगे? फटाक से नीचे लिखो कमेंट बॉक्स पे और जरूर लिख देना, मेरे बताने के बाद मत लिखना, ठीक है। अगर आप स्मार्ट हो गए ना तो आप कितनी बोली लगाओगे? जैसे कि अगर बोली के कुछ रूल्स ये भी होते हैं कि आप 1 करोड़ के मल्टीपल पे या 10 करोड़ के मल्टीपल पे आप बढ़ा सकते हो अपनी बोलियां। जैसे मैं मान लेता हूं कि इस बोली की जो रूल्स है वो ये है कि आप 1-1 करोड़ के मल्टीपल पे आगे बढ़ा सकते हो अपनी बोली, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट बिड होनी चाहिए हमेशा पुरानी बिड से 1 करोड़ ज्यादा होनी चाहिए, या 1 करोड़ या प्लस 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप अगर स्मार्ट हो गए तो आप 121 करोड़ रुपए ही लगाओगे, राइट, क्योंकि आपको तो ये प्रोडक्ट चाहिए काफी सस्ते में, राइट, जितना सस्ते में हो सके उतने सस्ते में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। बट कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी जो दो कंपनीज वाले जो होते हैं ना वो आपस में ईगो में चले जाते हैं, जैसे आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। जैसे कि मान के चलो कि आप यहां पर हो और आपका एक दुश्मन कंपनी वाला यहां पर भी बैठा हो, वो भी लगा रहा है बोली, ठीक है। अब आप थोड़े से स्मार्ट हो, आपको इसकी कीमत पता है कि यार 200 करोड़ रुपए में ये वर्थ इट है ये प्रोजेक्ट को लेना। अब ये पूरी बोली चली गई क्योंकि ये आपके साथ, ये आपका ये एनिमी कंपीट कर रहा है, इसको तो आपसे ये कुछ भी करके इस बंदे को आपसे ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो आपने 121 करोड़ किया, इसने कर दिया 130 करोड़, आपने 140 करोड़ किया, ये 150, ऐसे करके कहानी पहुंच गई 200 करोड़ तक, ठीक है। अब आपको पता था कि यार 200 करोड़ के ऊपर लेना इस प्रोजेक्ट को बेकार है, बट आप क्या करोगे? आप करोगे 250 करोड़। अब ये बंदा क्या करेगा? बोले 300 करोड़। आप करोगे 350 करोड़। ये बंदा क्या करेगा? ईगो में आ जाएगा 400 करोड़। आप करोगे मतलब 490 करोड़, ये 500 करोड़ कर देगा और आप बोलोगे चलो बाय बाय ले लो 500 करोड़ में, और आप एग्जिट कर जाओगे। तो आपने क्या गेम खेल दिया? आपने इस ईगो के कारण इसकी बैंड बजा दी। इसको 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने 500 करोड़ में इसको दिलवाया है, मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही आपने इसका 300 करोड़ का लॉस कर दिया। यानी कि 500 करोड़ में जो इंसान 2.5 प्रोजेक्ट खरीद सकता था, ये बंदा जो है वो 500 करोड़ रुपए देकर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट खरीदा है। तो अल्टीमेटली विनर कौन हुए? आप विनर हुए। और ये क्या हुआ? विनर कर्स हुआ, विनर कर्स, इसको विनर कर्स कहते हैं। जो भी इंडिविजुअल अपनी किसी भी चीज को पाने के लिए जो है वो इतना आगे, मतलब
बढ़ जाता है, यानी कि लत लग जाती है उसको कि हाँ भाई वो चाहिए ही चाहिए उसको, कुछ मतलब जुनून हो जाता है कि यार इसको तो मुझे हराना है, इससे तो मुझे ये चीज चाहिए। और इसी बीच जो है वो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स अपना गेम भी खेल जाते हैं, जैसे कि आपने स्मार्टली इस बंदे को जो है वो 500 करोड़ में ये प्रोजेक्ट दिलाकर आपने कर लिया है ना। तो ऐसी चीज होती है। तो ये पूरी जो चीज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट विल्सन ने। अच्छा, इसके अलावा लॉटरेट पॉल मिलग्रॉम, इनके द्वारा क्या कहा गया, इन्होंने मोर जनरल थ्योरी ऑफ ऑक्शनिंग जो है उसमें ये चीज सामने रखी कि कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है जहां पर एक इंडिविजुअल जो होता है वो किसी चीज को पाने के लिए उसकी थॉट प्रोसेस जो होती है वो अलग होती है। तो बिडर टू बिडर भी जो होती है एक वैल्यू की, एक ऑब्जेक्ट की जो कीमत जो होती है वो अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं गाइज, मुझे जैसे कि मुझे घड़ियां बहुत पसंद है, घड़ी, ठीक है, घड़ी जो होती है ना, वॉच मुझे बहुत पसंद है, और अच्छी मतलब महंगी वॉचेस मुझे काफी अच्छी लगती है, ये पता नहीं मेरा बचपन से ही शौक है। तो अब जहां पर भी मैं ऐसी कोई लग्जरी घड़ी देखता हूं या वॉचेस देखता हूं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस वॉच को पाने के लिए मेरा दिल बोलने लगता है कि भाई खरीद ले खरीद ले, है ना। अब ऐसा हुआ जैसे कि, चलो इस एग्जांपल को छोड़ते हैं मेरे वाले, अपन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक मूवी आपने देखी होगी इमरान हाशमी की और अजय देवगन की। तो उसमें आपने देखा होगा अजय देवगन जो है उसने कंगना रनौत के लिए एक फल खरीदता है, वो पेरू खरीदता है, और उस पेरू की जो कीमत होती है वो बढ़ा के दे देता है, राइट। यानी कि एक फल की कीमत जो है वो बढ़ाकर वो गिफ्ट करता है कि वो पेरू जो है मेरे ख्याल से 2000 का लिया था या 500 का लिया था, पता नहीं मुझे। तो ऐसे करके उसने मतलब जो 1 रुपए की जो चीज थी उसने उसको कीमत को बढ़ाकर ले लिया। तो वो पता है पसंद टू पसंद भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने भी लग्जरी घड़ी की बात करी थी, अब मेरे सामने एक घड़ी रखी हुई है, अब यार वो घड़ी पे कीमत नहीं लिखी है, वो घड़ी मुझे आ गई है पसंद, और उस घड़ी को मुझे कुछ भी करके चाहिए, मतलब वो घड़ी को मुझे अपना बनाना है, तो फिर मैं अपनी लिमिट भी क्रॉस करके जो है उस घड़ी को ले सकता हूं, राइट। तो ऐसा होता है, बिडर टू बिडर भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपने पेंटिंग वाले ऑक्शनिंग में देखा होगा, काफी सारे लोग पेंटिंग में इतने मोहित हो जाते हैं कि भाई वो पेंटिंग भले ही 200 करोड़ की क्यों ना मिले, वो पेंटिंग उनको चाहिए होती है कि भाई मुझे पसंद आ गई, मतलब पसंद आ गई है, अब ये इसकी कीमत जो है वो कितनी भी आगे चली जाए मैं तो उसको लेकर रहूंगा या रहूंगी। तो ऐसी चीज भी आपने देखी होगी। तो दिस इज समथिंग जो बिडर टू बिडर जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल जो होता है उसको पता है कि यार इसकी वैल्यू क्या है, बट फिर भी जो है वो अपनी खुद की एक वैल्यू जो है वो बनाकर चलता है और उसके हिसाब से जो है वो काम करता है। तो यहां पर विनर कर्ज भी उसके ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए होती है। विनर कर्ज उनके ऊपर लगता है जो कि जैसे कि बिजनेस की अगर हम लोग बात करें कि एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है और वो लॉस में अगर उस बिजनेस को परचेज कर रहा है या उस प्रोजेक्ट को परचेज कर रहा है, उस ठेके को ले रहा है, तो फिर विनर कर्ज की कैटेगरी हो जाती है, वो ईगो आ जाता है, तब ऐसा विनर कर्ज की सिचुएशन डेवलप होती है। तो ये कुछ तमाम चीजें हैं जो कि इनके द्वारा जो है वो एक्सप्लेन की गई है। और आपको जो है वो ऑक्शन थ्योरी में क्या चीज जो है वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो इसमें 3 फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्शनिंग या फिर प्रोक्योरमेंट, खरीद के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आते हैं। 3 जो होते हैं, एक तो ऑक्शन के रूल्स या फॉर्मेट, जो मैंने भी आपको बताया था कि जो 200 करोड़ में जिस प्रोजेक्ट को आपको खरीदना था उसकी बिडिंग स्टार्ट हो रही है 120 करोड़ से, और उसमें आप 1 करोड़ या उससे ज्यादा ही जो है वो अगली बोली में लगा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्शन रूल्स या ऑक्शन का फॉर्मेट। दूसरी चीज हाईएस्ट बिड, ये पता होना चाहिए बिडर को कि भाई उसको कितना लगाना है और कहां पर उसको स्टॉप होना है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट बिड। अनसर्टेनिटी यानी कि कई बार ऐसा भी हो जाता है इंसान अपने ईगो पे आ जाते हैं और ईगो पे आकर वो महंगी चीज खरीद लेते हैं। और दूसरी चीज अनसर्टेनिटी ये भी होती है कि जैसे आपने तो डिसाइड कर लिया कि वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 200 करोड़ है, ये आपने डिसाइड किया, और आपका जो एनालिसिस था वो आपको प्रोजेक्ट लेने के बाद पता लगा कि यार इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो 150 करोड़ होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट पे जब आप एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को जब आपने खरीद के उसको ओन किया और उसको ओन करने के बाद जब आपने उस पर ऑपरेशन करना शुरू किया, यानी कि उसमें काम करना शुरू किया, तब आपका प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा था, तब आपको लगा कि अरे यार इसको 150 करोड़ में खरीदना चाहिए था, फालतू 50 करोड़ का नुकसान हो गया। तो दिस थिंग इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि नीलामी के समय पर देखे जाते हैं, ठीक है। और इन ऑक्शन थ्योरी का उपयोग करते हुए ये पॉसिबल हो गया है एक्सप्लेन करना कि ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो किस प्रकार से एक बिडर जो बोली लगाते हैं ना, तो उनकी स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को किस प्रकार से चलाते हैं। तो वो चीज जो है वो पूरी इनके इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर जो है वो समझ में आ रही है, एक्सप्लेन कर रही है इनकी थ्योरी, ये सब चीजों को, ठीक है। तो ये चीज है इसके बारे में एक आप लोग को जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो गाइस, ये जो इकोनॉमिक साइंस का जो ये प्राइज है जिसको हम लोग सेवरेज रिक्सबैंक प्राइज के नाम से जानते हैं, तो ये एल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी तक 51 बार ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 84 लोगों को, 84 लोगों को 1969 टू 2019 के पीरियड में। और नोबेल प्राइज के अंदर एक गोल्ड मेडल मिलता है, विजेता को डिप्लोमा दिया जाता है, चेक मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश नॉर का, यानी कि 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का, या फिर 9,50,000 यूरोस का। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
जीएसटी कंपनसेशन को लेकर ये टॉपिक है, जीएसटी शॉर्टफॉल को लेकर ये टॉपिक है। तो ये रिपीटेड टॉपिक है, ये ऑलरेडी 31 अगस्त 2020 को मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं। इसमें जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है ये पूरा एक्सप्लेन है डिटेल में। तो वो आप 31 अगस्त के लेक्चर में 51 मिनट 21 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि दूसरी बार फिर से इसकी मीटिंग हुई थी और अभी तक जो है वो काफी बार इसकी मीटिंग हो चुकी है। तीसरी मीटिंग थी ये, जहां पर डिस्कशन हुआ था कि क्यों स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको क्यों जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। बट डिस्कशन होने के बावजूद भी कोई प्रॉपर डिसीजन जो है, निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज है कि कंपनसेशन जो चाहिए था स्टेट्स को, ये पूरी ओवरऑल चीज मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेनली इस टॉपिक पे आप जाओ, पूरी जो चीज इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। एंड गाइस आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन हिट कर देना। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को। एंड गाइस जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो आज के होमवर्क के हैं, तो पहला टॉपिक जीएस पेपर 2 का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टॉपिक जीएस पेपर 3 का है, सेस के बारे में आपको पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक के बारे में आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड आज से मेंस के डेली क्वेश्चंस मैं आपको देना शुरू करूंगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, थ्रो लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, अब इसमें मुझे कोई एक्सक्यूज ये नहीं देगा कि सर हमारी तो अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, पूरे टॉपिक्स को हमने कवर नहीं किया तो आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। आपके सामने टॉपिक है राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढो बुक में, अच्छे से अच्छा अपना आंसर बनाने की कोशिश करो। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यही होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप टॉपिक को देखें, उसके बारे में पढ़ लें पहले, उसके बाद पढ़ने के बाद आंसर लिखें। यानी कि आपने जो पढ़ा है उसके मतलब पढ़ने के 1 मिनट के बाद आपने अपना पेन उठाकर आंसर जो लिखना शुरू किया है, तो आप कितना ब्यूटीफुल जो है वो आंसर लिख पा रहे हो, जो आपने पढ़ा है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। दिस इज द प्रैक्टिस जो आपको करनी है और ये आपकी प्रैक्टिस मैं रेगुलर कराऊंगा। शर्त सिर्फ मेरी इतनी सी है, ये जो क्वेश्चन के जो आंसर है जो आप पोस्ट करेंगे इस अपने टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर अगर जब आप ये आंसर को पोस्ट करेंगे तो मुझे चाहिए कि डेली 10 स्टूडेंट्स पोस्ट करें मिनिमम, और अगर रेगुलरली मिनिमम 10 स्टूडेंट पोस्ट करते हैं तो ऐसे ही रेगुलरली ये क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा। राइट, तो आपके ऊपर है ईमानदारी से तैयारी करना, और जो स्टूडेंट ईमानदारी से मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे उनके सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूं। एंड बहुत कम टाइम बचा है, आज से ही आपकी घड़ी शुरू हो जानी चाहिए मेंस 2021 में सेलेक्ट होने की। यानी कि आपका जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है गाइस, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। मैंने प्लान आपको दिया था, जानबूझ के मैंने ये प्लान आपको दिया था जिससे कि आप अलर्ट हो जाएं कि आपके पास 9 महीने से भी कम का टाइम है और इन 9 महीने से कम के टाइम में आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो हर एक दिन, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट आपको स्ट्रेटेजिकली जो है वो प्रिपेयर करना है। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं आप इस पेड मंथली पैकेज को ज्वाइन कर लो, जिसकी फीस नॉमिनल है, नाम मात्र फीस है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो इसमें चीजें प्रोवाइड की जा रही है इसका बेनिफिट आपको 27 जून 2021 को मिलेगा, जिस दिन आप प्रीलिम्स एग्जाम लिखने वाले हो यूपीएससी का। क्योंकि ये जो आप लेक्चर जो रोज फॉलो करोगे वो उसमें तो आपको फायदा मिलना ही है, इसमें मैं आपका टाइम बचाता हूं जब आप पेड पैकेज को ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपके पास पीडीएफ रेडी रहती है, यानी कि रेडी टू रीड आपके पास मटेरियल रहता है। इसमें आपका टाइम बचता है कि आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स को के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, आपको इसमें फायदा क्या होता है, मैं आपको 3 तरीके से ये पीडीएफ देता हूं। पहला, आपको रेगुलरली पीडीएफ दी जाती है जिससे कि आप रात में सोने से पहले रिवाइज करें। दूसरा, आपको संडे के दिन पूरे हफ्ते का कंपाइलेशन दिया जाता है जिससे कि आप वीकली रिवीजन करें। तीसरा, ऐसे ही आपको मंथली रिवीजन के लिए एक सिंगल पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरे मंथ की न्यूज कवर्ड होती है। तो 3 बार मैं अलग अलग तरीके से आपको पीडीएफ इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप पढ़ाई करो, आपके पास मटेरियल आ गया है, अब आपका टाइम है पढ़ने का। ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया ना, आपको मेंस में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि जिन स्टूडेंट्स ने ये मंथली पेड पैकेज को ज्वाइन नहीं किया, कर लेना। इसमें आपको सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, आपको प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी दी जाती है। आपको मंथ के एंड में एक मैगजीन दे दी जाती है
जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट में ये मैगजीन होती है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये प्रिंट आउट करा सकते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री 150 क्वेश्चंस मिनिमम मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही हाई हो जाएगी और मेरा एक भी स्टूडेंट जो है वो चूकेगा नहीं इस एग्जाम को क्रैक करने से। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टॉपिक्स अपन रेगुलरली पढ़ते हैं वो टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और इनका सबूत मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 का जो एग्जाम था उसमें जितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे उतने ही, अगर यानी कि जो अगर आप रेगुलरली लेक्चर को फॉलो करते हैं ना, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक होना पक्का था। और मेरे पास स्टूडेंट्स के बाकायदा मैसेजेस भी आए थे कि सर हम लोग मेंस की तैयारी जो है वो शुरू कर रहे हैं, और उनकी तैयारी आज की डेट में शुरू हो चुकी है। बीच बीच में मुझे स्टूडेंट जो है वो अभी ले रहे हैं कि सर मेंस के लिए किस प्रकार से, यानी कि गाइडेंस ले रहे हैं कि किस प्रकार से अपन तैयारी करें। और अगर आपको कुछ भी चीज पूछनी है, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए या फेसबुक पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, बट विद इन 24 आवर्स। बट फोन कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर फोन करेंगे तो उस समय मैं लेक्चर्स बना रहा होता हूं, तो इसलिए आपका फोन जो है मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, आपके मैसेजेस का रिप्लाई जरूर आ जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये वाले पीडीएफ पैकेज को जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं आज की डेट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप आज से आपका टाइमर जो है वो शुरू हो गया 2021 के लिए। तो ईमानदारी से 2021 की तैयारी कर रहे हो तो जनवरी 2020 से लेकर आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए जून 15 2021 तक, पूरे करंट अफेयर्स की अच्छे से और अपने लेक्चर्स की। तो आप ये पूरे पैकेज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी से लेकर पूरा पैकेज आपको दिसंबर तक का भी मिल जाएगा, और दिसंबर के बाद जो है फिर मैं फर्दर आपको पैकेज के बारे में बता दूंगा। तो मिनिमम 100 रुपीज इसकी फीस है एक महीने की, और 7 महीने की जो मैगजीन है जनवरी से जुलाई तक की, तो उसकी फीस मात्र 300 रुपए है। और इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है पूरे पैकेज को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप डिटेल पे गो थ्रू कर लीजिए और पैकेज को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर कमलाक्ष झा मेरी आईडी है, इस पर आप सर्च करके मुझे अपने साथ ऐड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर अब रेगुलरली आप लोग क्वेश्चंस जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसका आंसर आप पोस्ट करेंगे। और भी काफी सारी चीजें आप लोग के लिए सोची हुई है, बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं मेहनत करवाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आज से बिल्कुल तैयारी करो बेहतरीन तरीके से। आज 15 तारीख है और 15 से आपका प्लान जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, जैसा मैंने आपको प्लान डिजाइन करके दिया हुआ है वैसा का वैसा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।